વિદ્યાર્થીઓ, આપણે ગ્રામર શરૂ કર્યું છે 2 દિવસથી. દ્વંદ્વ સમાસ અને દ્વિગુ સમાસ શીખ્યા. આજે तत्पुरुष समास सीखवानो है. हमने जो बोला था कि द्वंद्व समास और द्विगु समास वो दोनों समास एकदम इजी है और उनका मैं पुनरावर्तन भी करवाया था. फिर भी आज बोल रही हूँ कि द्वंद्व समास वो उनका विग्रह और से होता है, उनमें इतना ही याद रखना है. द्विगु समास में क्या याद रखना है कि 2 पद जुड़े हुए होते हैं, उनमें पहला पद संख्यावाची होता है. लेकिन आज हम सीखने जा रहे हैं वो तत्पुरुष समास है. तत्पुरुष समास थोड़ा तुम्हारे लिए कठिन है क्योंकि सभी विभक्तियों का प्रत्यय हमें याद रखना है. विभक्ति नहीं होती ना तो कभी सेंटेंस भी नहीं बनता. कुछ विभक्ति के बिना हम अच्छी तरह से बात नहीं कर पाते. कैसे? देखो कि यहाँ एक विभक्ति लगाइए, स्वर्ग का, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्य, स्वर्ग को प्राप्य. इसी तरह हमें कोई वाक्य बोलना है कि वो मनु भाई की गाड़ी है. की प्रत्यय है इसमें, जहाँ यहाँ पर हम के और की का ऐसे प्रत्यय लगाते हैं. जब संबंध विभक्ति में गुजराती में हम नो नी नू ना ऐसा बोलते हैं. मनु भाई की गाड़ी है, इसमें से की विभक्ति का प्रत्यय है, संबंध विभक्ति का, उसको निकाल देंगे तो क्या होगा? मनुभाई गाड़ी है. तो मनुभाई गाड़ी है क्या? नहीं. तो प्रत्यय का कितना महत्व है हमें समझना है. तो सभी प्रत्यय हमको आने चाहिए, सभी विभक्तियों के प्रत्यय आने चाहिए, तभी तो हम अच्छी तरह से विग्रह कर पाएंगे और इस तत्पुरुष समास को हम समझ पाएंगे. यहाँ मैंने थोड़े से उदाहरण लिखे. आपको तो ऐसा ही आता है, नाम आता है राजपुत्र, मुंडमाला, सुख प्राप्य, ध्यान मग्न, प्रेम पूर्ण, पंचवटी, माता पिता. अलग अलग प्रकार के 4 शब्द दिए जाते हैं. 4 में से हमें पहचानना है. 2 तो हमने पहचान लिया, द्वंद्व समास और द्विगु समास. आज तीसरा हम सीखने जा रहे हैं. तो क्या फर्क है इधर देखो. राजपुत्र, राजा का पुत्र, मतलब यहाँ विभक्ति का प्रत्यय आया का मतलब संबंध विभक्ति. पितृपक्ष, पितृ का पक्ष, तो उन्हें हम बोल सकते हैं कि राजपुत्र जो है वो संबंध तत्पुरुष है अथवा उसकी विभक्ति षष्ठी आती है. कैसे? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी. प्रथमा में हम अपने आप का नाम आता है इसलिए उसका कोई प्रत्यय नहीं. दूसरी कर्म होती है, तीसरी करण होती है, चौथी संप्रदान होती है, पांचवी अपादान, षष्ठी संबंध और सातवीं अधिकरण. पहली जो वो विभक्ति है कर्म विभक्ति, कर्म विभक्ति का प्रत्यय होता है को अथवा का. कैसे? स्वर्ग प्राप्य, स्वर्ग को प्राप्य. हस्तगत, हस्त को गत, हस्त में से जो चला गया है, स्वर्ग को, जिसको स्वर्ग प्राप्त हुआ है, बराबर ना, वो शब्द जो हमने विग्रह किया इसमें प्रत्यय हमको याद रखना है को. तो एक कर्म विभक्ति का प्रत्यय है स्वर्ग प्राप्य और हस्तगत दोनों. हस्तगत, हस्त को, हस्त से गया हुआ, हस्त में से निकला हुआ, तो वो है कर्म तत्पुरुष. कैसे हम समझे कि जिस शब्द का 2 पद का जब हम विग्रह करेंगे तब इस विग्रह में कर्म विभक्ति का प्रत्यय लगता है, उसे हम कर्म तत्पुरुष बोलते हैं. समझ में आया? पहला है राजा का पुत्र, यहाँ हमने लिखा स्वर्ग प्राप्त, हस्तगत, जिसमें दूसरी विभक्ति का प्रत्यय आता है, इसीलिए हम उनको बोलते हैं स्वर्ग प्राप्त और हस्तगत. वो कर्म तत्पुरुष अथवा द्वितीय तत्पुरुष भी उसे हम बोलते हैं. इसी तरह आगे हम देखें, तीसरी विभक्ति होती है, उनका नाम है करण तत्पुरुष, करण विभक्ति. तो इसमें 2 मैंने उदाहरण लिखे. मंत्र मुग्ध, उसका विग्रह हुआ मंत्र से मुग्ध. यहाँ ऐसा नहीं होता मंत्र का मुग्ध, ऐसा नहीं हुआ. मंत्र मुग्ध, मैं मंत्र मुग्ध हो गया. एक गान सुनकर, एक संगीत सुनकर मैं मंत्र, उनकी वाणी सुनकर मंत्र मुग्ध हो गया. मंत्र को मुग्ध हो गया ऐसा हम नहीं. आप अलग से अपनी सोच विचार कर विग्रह करना है, तभी तो हम सही प्रत्यय लगा पाएंगे ना. तो मंत्र से मुग्ध, ज्योतिहीन, ज्योति से हीन,
यहाँ हम ज्योति के हैं, ज्योति का हैं, ज्योति माँ हैं, ऐसा नहीं लगा। ज्योति से जिसमें ज्योति नहीं है, जो लोग मंत्र से मुक्त हुए हैं, जिसमें तो क्या हुआ, तीसरी विभक्ति का प्रत्यय कौन सा हुआ, से प्रत्यय, मंत्र से। तो जहाँ हम विग्रह करें और बीच में से प्रत्यय आए, विग्रह हमको लिखना नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से तो हमें उनको तैयार करना ही है। तो मंत्र से मुग्ध जिसमें से प्रत्यय आए, ज्योति से हीन, तब हम उनको बोलते हैं कि भाई वो हुआ करण तत्पुरुष, अथवा उनको दूसरा नाम बोलते हैं तृतीया तत्पुरुष। ऐसा है प्रेम पूर्ण। एक और उदाहरण, प्रेम से पूर्ण। मेरा पिताजी का दिल प्रेम से पूर्ण है। प्रेम से, प्रेम थी वड़े प्रत्यय गुजराती में आवे छे। जो कर्म विभक्ति में ने प्रत्यय आवे छे, अहींया बीजा विभक्ति में तृतीया में जुओ तमे तो थी अने वड़े प्रत्यय लागे छे। तो एने आवा ज्यारे लागे एने मंत्र से मुग्ध, ज्योति से हीन, तब हम उनको बोलते हैं करण तत्पुरुष। आगे हमें सब याद रखना ही है। हमें चौथी विभक्ति है, उसका नाम है संप्रदान विभक्ति। संप्रदान का प्रत्यय है के। वो सभी प्रत्यय आपको याद रखने हैं। से, यहाँ के, को, यहाँ के, बराबर, यहाँ भी के। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, यहाँ हमने के ही लगाया, क्योंकि यहाँ के अलावा दूसरा प्रत्यय लगाएंगे दूसरी विभक्ति का, तो ये अच्छी तरह से उनका अर्थ नहीं मिलेगा हमें। तो हमें जो विग्रह करना है वो अर्थपूर्ण करना है, अर्थ में होना चाहिए हमें। इसीलिए विद्यालय, विद्या के लिए जो आलय बना है वो, समझ में आया। विद्या के लिए गुरु दक्षिणा, तो गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, तो जिसमें के प्रत्यय आता है उसे संप्रदान विभक्ति हम बोलते हैं। संप्रदान विभक्ति को चतुर्थी विभक्ति भी बोलते हैं। इसका गुजराती में जो प्रत्यय होता है ने माटे, जो हमारा प्रथम अभ्यास है, प्रथम एकम, उसमें विभक्ति का पूरा चक्र दिया गया है। उसमें सभी विभक्ति और विभक्ति के नाम और विभक्ति के प्रत्यय अच्छी तरह से दिए गए हैं, तो हमें इसमें से याद करना है। संप्रदान है चतुर्थी विभक्ति है, तो उसको हम चतुर्थी विभक्ति का प्रत्यय लगाएंगे। इसीलिए इस तत्पुरुष समास को संप्रदान तत्पुरुष समास हम बोलेंगे। आगे देखते हैं अपादान। अपादान का मतलब होता है किसी से बाहर निकलने की जब बात आती है तब हम उनको अपादान पंचमी विभक्ति का प्रत्यय लगाते हैं। तो कैसे, पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट, वहाँ से निकाल दिया उनको। जब कहीं से देखो कोई हमारे रूम से भी बाहर निकलता है तो वो भी उनको भी ऐसा ही से, क्लास से बाहर होता है ना, क्लास से बाहर। तो जब कहीं जगह से दूसरी जगह जाता है, वहाँ से निकलता है, तब हम पंचमी विभक्ति का उपयोग करते हैं। उसका नाम है अपादान विभक्ति। पद से भ्रष्ट, वो से, क्या याद रखना है, पंचमी विभक्ति का प्रत्यय है से। धर्म से विमुख, जो धर्म भ्रष्ट, धर्म विमुख, धर्म भ्रष्ट भी बोल सकते हैं। धर्म से भ्रष्ट, जो धर्म नहीं पालता है, अच्छी तरह से उन्हें अनुशासन नहीं करता है, उनको बोलते हैं। तो अपादान विभक्ति जो से प्रत्यय से विग्रह जिस शब्द का होता है वो शब्द, वो दोनों शब्द हम देखते हैं यहाँ, पद भ्रष्ट और धर्म विमुख। तो पद से भ्रष्ट, पद से निकाला हुआ, धर्म से विमुख, जो धर्म में मानता ही नहीं है, उनके विमुख है, उनको विरुद्ध है, उनको बोलते हैं धर्म से। तो यहाँ से प्रत्यय लगाए, मतलब मैंने समझाया कि जब कहीं से उनको निकाला जाता है, वहाँ निकलता है, तो उनको बोलते हैं अपादान तत्पुरुष। आपको विभक्ति का प्रत्यय याद रखना है, सही से लिखना है तो अच्छा है, वरना जो विभक्ति नहीं आती है आपको, उनका प्रत्यय नहीं आता है, लेकिन इतना समझ में आता है कि भाई लगता है वो तत्पुरुष समास है, तो करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष ऐसे लिखे बिना मात्र तत्पुरुष समास भी केवल तत्पुरुष,
क्या आप ऐसे तत्पुरुष समास लिख सकते हो शब्द में से पहचान के, बराबर। और वाक्य दिया है उनमें जो अंडरलाइन शब्द है उनको पहचान कर कौन सा समास है वो आपको पहचानना है। आगे देखते हैं षष्ठी, संबंध विभक्ति। संबंध विभक्ति वो किसी चीज़ को और चीज़ से या किसी मनुष्य को मनुष्य से और मनुष्य के चीज़ के साथ जो संबंध है वो दर्शाता है। संबंध दर्शाना, वो मेरा पर्स है, मेरा पर्स है, किसकी पेन है, किसकी पेन है। संबंध गुजराती में उनको नो, नी, नु, ना प्रत्यय से बोलते हैं। यहाँ का, की, कु, के प्रत्यय से बोलते हैं। संबंध विभक्ति एक उदाहरण मैंने यहाँ लिखा है, पितृपक्ष, पितृ का पक्ष, मातृपक्ष, मातृ का पक्ष। तो जहाँ का और की और कु जैसे प्रत्यय होते हैं उनको संबंध विभक्ति बोलते हैं। वो विग्रह करते हैं ना तब हमें संबंध का पता चलता है। देखो कैसे, पिता का पक्ष तो हमको पता है पिता के पक्ष के हैं, वो माता के पक्ष के हैं, समझा हम। पितृपक्ष और मातृपक्ष, तो पितृ का पक्ष, मातृ का पक्ष, माता का पक्ष, पिता का पक्ष। तो जहाँ पर का, की जैसे विग्रह करने में प्रत्यय लगाए जाते हैं वो दोनों में संबंध दिखलाता है, उन्हें हम संबंध तत्पुरुष बोलते हैं। लास्ट में है अधिकरण, वो सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति में प्रत्यय आता है, में। देखो में प्रत्यय, एक उदाहरण देखते हैं, जल क्रीड़ा, जल में क्रीड़ा, जल में क्रीड़ा। जल में जो क्रीड़ा की जाती है वो, इसमें गुजराती में उसका जो प्रत्यय होता है वो माँ पर ऊपर, जल की अंदर, जल में, जल क्रीड़ा बोलते हैं उनको। दूसरा उदाहरण है कर्म वीर, कर्म में वीर। और व्यवहार कुशल, व्यवहार में कुशल, मतलब हमें में की अंदर, ऐसा हमें विग्रह करते समय समझना है। तो पूरी विभक्ति मैंने आपको समझाई, सातों विभक्तियों का नाम दिया। वो प्रथमा विभक्ति हमें नहीं लेनी क्योंकि वो कर्ता विभक्ति है और कर्ता को कभी प्रत्यय नहीं लगता। मैं मेरे नाम के साथ कभी प्रत्यय लगाती हूँ, जैसे टीचर का, टीचर में, ऐसे नहीं लगाते हम, प्रत्यय नहीं लगाते। इसीलिए प्रथमा विभक्ति यहाँ नहीं दी गई, केवल उसके प्रकार दिए गए समास के नाम और हमको विग्रह। जो हमें इतना ही याद रखना है, वो समास वाला जो है विग्रह हमें करना नहीं है, एग्जाम में हमें विग्रह नहीं करना के। और वो प्रकार जो है विभक्ति को, विभक्ति का प्रकार भी हमें नहीं लिखना है, केवल हमें मानसिक रूप से उन्हें याद रखना है। क्योंकि तत्पुरुष समास में जो दो पद जुड़े हुए होते हैं वो विभक्ति से जुड़े हुए होते हैं, और हमें जो विभक्ति नहीं आती तो हमें तत्पुरुष समास भी नहीं आएंगे। हमने देखा कि हर एक शब्द में राजपुत्र, मुंडमाला, सुख प्राप्य, ध्यान मग्न और प्रेम पूर्ण। राजा का यहाँ कौन सी विभक्ति लगाई, का प्रत्यय है, तो यहाँ हमें देखना है। बाजू में मैंने लिखा है, पूरा नोट में लिखो और समझो। तो का प्रत्यय से शुरू हुआ है तो यहाँ हमको देखना है कहाँ का प्रत्यय आता है। वो देखो, पिता का पक्ष तो कौन सी विभक्ति हुई है, राजा का पुत्र तो कौन सी हुई, अधिकरण विभक्ति। मुंडो की माला तो हमें यहाँ देखकर बताना है कि कौन सी विभक्ति आई, को की कुगा लागे तो संबंध विभक्ति आई। सुख प्राप्य, सुख को प्राप्य तो यहाँ हमको देखना है, विभक्ति को समझना है। सुख को प्राप्त हस्त तो कौन सी विभक्ति आई, वो दूसरी कर्म विभक्ति आई तो कर्म तत्पुरुष है। षष्ठी तत्पुरुष है, वो सप्तमी तत्पुरुष है। ध्यान में मग्न, ध्यान में मग्न लास्ट अधिकरण है तो सप्तमी तत्पुरुष है। प्रेम से पूर्ण, यहाँ हमने से विभक्ति तो करण, आ तृतीया तत्पुरुष है। तो हमें इसी तरह यहाँ के जो प्रत्यय है वो देखकर हमको तत्पुरुष समास समझना है। सभी जो विग्रह अच्छी तरह से करेंगे तो आपको समास का पता चलेगा। तत्पुरुष समास का एक अन्य प्रकार भी है जिसे हम उपपद तत्पुरुष कहते हैं। कौन सा, उपपद तत्पुरुष। जब तत्पुरुष का दूसरा पद
ऐसा कृदंत हो जिसका स्वतंत्र उपयोग न हो सकता हो, जिसका स्वतंत्र उपयोग न, कृदंत मतलब भूतकाल में जो चीज़ हुई है उनके भी आगे का जो रूप आता है तीसरी लाइन का, उसे हम कृदंत कहते हैं। वो कृदंत का उपयोग हुआ हो और वो स्वतंत्र उपयोग उनका न हो सकता हो, तभी हम उस समास को उपपद समास कहते हैं। जैसे कि गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, गिरिधर, तो गिरि को धारण करने वाला, धारण करने वाला, तो वो क्या हुआ? उपपद तत्पुरुष, गिरिधर। ऐसे दूसरे उदाहरण, राजनीतिज्ञ, राजनीति को जानने वाला, राजनीतिज्ञ, तो राजनीति को जानने वाला, और मनोहर, मन को हरने वाला, मन को हरने वाला। देखो अब उपपद तत्पुरुष आपके लिए इजी है। कैसे? तो पीछे जो विग्रह में शब्द आता है उसमें धारण करने वाला, जाने वाला, हरने वाला, खाने वाला, पीने वाला, जिसमें ऐसा हो जाए, देने वाला, तब हम उनको उपपद तत्पुरुष कहेंगे। बराबर समझ में आया ना? उपपद तत्पुरुष जो हमें विग्रह करते समय प्रत्यय तो लगाना ही, लेकिन गिरिधर, धर का मतलब होता है धारण करने वाला, गिरि को धारण करने वाला। राजनीतिज्ञ, राजनीति को, ज्ञ मतलब શું થાય? जानने वाला। धर मतलब धर का मतलब होता है धारण करने वाला। मनोहर, तो मन को, हर मतलब मन को हरने वाला। तो इसी तरह वह उपपद समास बनता है। और हमने सभी समासों के उदाहरण देख लिए। तत्पुरुष समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास, 3 समास हमने देखे हैं। तीनों समासों को हमको रिवीजन करना है घर में, और वो सब हमके नोट में लिखना है। और जो तुम्हारे स्वाध्याय के अंदर समास के नाम दिए गए हैं वो सभी शब्दों को पहचानना है। कैसे पहचानोगे? जो द्वंद्व आएगा तो और या अथवा से वो अलग होंगे, उनके विग्रह होंगे। और जो 2 पद जुड़े हुए हैं वो जो दोनों पद नाम से, क्रियापद से और क्रिया विशेषण से, एक के साथ नाम के साथ नाम, क्रिया विशेषण के साथ क्रिया विशेषण और क्रिया के साथ क्रिया आती है। बराबर, वो समझ गए तो आपको द्वंद्व समास। द्विगु समास में याद रखना है कि दोनों पद में पहला पद वो क्या होता है? संख्यावाची होता है, जो पीछे वाला दूसरा पद की संख्या प्रदर्शित करता है। कि जैसे पंचवटी, नवरात्रि, हमने वो समझा। 2 समास, आज तीसरा समास। तीसरे समास में हमें 7 विभक्ति याद रखनी है और उनका सही से प्रत्यय करके हमें वो बताना है कि कौन सा वो हुआ है, समास बना है। तो इसी तरह हम आज तत्पुरुष समास अकेले ही देखेंगे। थैंक्स।